ऑलराइट। सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिशनल आईटी और वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, ये जो तीन इवैल्यूएशंस हैं, ये जो तीन जर्नी है एक आईटी इंडस्ट्री की, उनमें क्या एक्चुअल में डिफरेंस है। हमने ये देखा था कि हम्म, ट्रेडिशनल आईटी किस तरह से होता था, उसमें क्या क्या मेथड्स और मेथोलॉजीज यूज़ होती थी, कैसे वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स होते थे, लाइक कॉस्ट को लेके, राइट, आपकी मैनुअल वर्क को लेके। एंड सबसे बड़ी चीज़ तो कॉस्ट ही है इनफैक्ट। तो उसके रिडक्शन के लिए बाद में वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि हम्म, वर्चुअलाइजेशन में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि आपकी जो कॉस्ट है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो रही थी बाय शेयरिंग दी हार्डवेयर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट, अगर आप एक पर्टिकुलर सर्वर पे एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन रन कर रहे हो, सो यू आर एक्चुअली यूजिंग 33% ऑफ रिसोर्सेज ओनली। तो 70% हम्म, रिसोर्सेज उसके वेस्ट जाते हैं। सो यू हैव डिसाइडेड टू यूज दैट हार्डवेयर फॉर डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट इनोवेट हुआ वर्चुअल मशीन्स का। तो वर्चुअल मशीन्स का सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि अगर एक वर्चुअल मशीन आपकी रीबूट हो जाती है, अगर एक वर्चुअल मशीन आपकी क्रैश हो जाती है, या कोई एप्लीकेशन में आपको मेमोरी को एलोकेट करना है या घटाना बढ़ाना है, या सीपीयू को घटाना बढ़ाना है, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, राइट। सो हम्म, instead of installing all the application in a single machine, we use a methodology where we install the application among multiple virtual machines. So this is how हम्म, the virtualization concepts work. But again, अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि अ, सिर्फ वर्चुअल मशीन्स में बनाने से हम रिसोर्सेस की यूटिलाइजेशन ही नहीं, और भी बहुत सारी कॉस्ट ऐसी हैं जिनको हम एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं कॉस्ट एलिमिनेशन की बात करूं तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी कॉस्ट की, वो होती है आपकी हार्डवेयर कॉस्ट, राइट। सो हम्म, लेट्स से आके इट्स हार्डवेयर कॉस्ट, राइट। तो अब ये जो कॉस्ट होती है हार्डवेयर की, ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि आपने सिर्फ एक सर्वर परचेज कर लिया, और लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अ रियल टाइप एग्जांपल, राइट। हम्म, अब जैसे सपोज आप एक चलाते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट, लाइक हम्म, फ्लिपकार्ट मिंत्रा एक्सेट्रा। हम्म, और आपको पता है कि मेरी जो कैपेसिटी है डेली यूजर्स की, मेरे मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो एक सर्टेन लेवल तक है जिसको मेरे 10 सर्वर हैंडल कर सकते हैं, राइट। तो हम्म, आपने क्या किया, आपने अपने यहाँ पे 10 सर्वर्स इंस्टॉल करे, राइट। आपने 10 ठीक है। सर्वर्स अपने इंस्टॉल कर दिए और अपनी वेबसाइट को रन करने के लिए, हम्म, राइट, जिसको आप वेब सर्वर्स बोल सकते हो या वेब सर्वर्स बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अभी आपको लगा कि अब एक फेस्टिव सीजन है, लाइक इट्स न्यू ईयर, ओके, या हम्म, दीपावली है, या फिर कोई ऐसा त्योहार है जिस टाइम पे कस्टमर बेस अचानक से इंक्रीज होता है। सो यू आर हम्म, डैम श्योर कि अगर अभी इन 10 सर्वर्स के ऊपर पर डे 1 लाख यूजर्स आपके पोर्टल पे अगर आते हैं, सो ये 10 सर्वर इन 1 लाख यूजर्स का को हैंडल करने के लिए वेल सफिशिएंट है। बट वी हम्म, नेवर नो कि फेस्टिव सीजन में हमारे कस्टमर्स कितने बढ़ेंगे। सो वी मे अज्यूम सही बात। कि हमारे कस्टमर 10 लाख हो जाएंगे, राइट, हम्म, 10 लाख कस्टमर हो जाएंगे। अब हम्म, अगर आप कहो कि ये 10 टाइम कॉस्ट बढ़ रही है, तो बट ऑब्वियसली बात है, देन आई नीड एन 100 सर्वर्स फॉर दैट, या राइट, जस्ट फॉर मे बी 7 डेज, हम्म, क्योंकि 7 डेज की कोई सेल है, उसके लिए आपको 100 सर्वर्स चाहिए, विच इज हम्म, अगेन a costly affair, because you cannot afford सही। to buy another 100 pairs of servers for you. And सर्वर खरीदने की बात नहीं है भाई यहाँ पर, क्योंकि सर्वर आप परचेज करोगे तो ऑब्वियसली आप, चलो आपने कहीं से रेंट आउट कर लिए सर्वर्स, आइडली ऐसा होता नहीं है, बट
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो आपको किसी के पास सर्वर्स रखे हैं, आपने कहा जी मेरे को 7 दिनों के लिए रेंट पे दे दे, उसने आपको दे दिए सर्वर्स। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि आप सिर्फ सर्वर्स लाने से ही काम नहीं बन रहा है आपका, आपको उन सर्वर्स को प्रॉपर्ली इंस्टॉल करना है, यानी कि आपको नेटवर्क भी होना चाहिए आपके पास डेटा सेंटर होना चाहिए जहां इन 100 सर्वर्स को आप रखेंगे। उन सर्वर्स की कूलिंग बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि अगर आपके 10 सर्वर्स को ठंडा करने के लिए 10 एयर कंडीशन लगे हैं, तो आप उन 10 एयर कंडीशन से 100 सर्वर ठंडे नहीं कर सकते हैं। सही। तो आपको उसके लिए फिर 100 एयर कंडीशन भी लगाने पड़ेंगे, आपको स्विच भी बड़ा परचेज करना पड़ेगा, वायरिंग भी लेनी पड़ेगी, राइट। उसके साथ साथ ओएस डालोगे तो उसमें लाइसेंस भी देना पड़ेगा, एप्लीकेशन बिल्ड करोगे, टाइम लगेगा। तो अगर मैं इस पूरे सिनेरियो की बात करूं तो केवल एक 7 दिन के इवेंट के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स देने पड़ रहे हैं और बहुत सारा कॉस्ट देना पड़ रहा है, विच इज अगेन अ वेरी एक्सपेंसिव पॉइंट। नाउ द फैक्ट इज कि ऐसे सिचुएशन में आप करोगे क्या, राइट। ऐसे सिचुएशन में आपको हैंडल करने के लिए सबसे बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है कि आप कहते हो कि आई विल गो फॉर अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने में आपको सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है, भाई आपको 100 सर्वर चाहिए या आपको 1000 सर्वर चाहिए, आपके ये सर्वर्स विद इन अ 10 से 15 मिनट्स के अंदर रेडी हो जाएंगे, प्रोडक्शन में आप हो जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज आपको सिर्फ कॉस्ट उनके घंटे के हिसाब से देनी है या मिनट के हिसाब से देनी है, जो भी आप प्लान आपको आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर देता है। बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर आपको पर मिनट के बेसिस से पर सेकंड के बेसिस पे भी आ गए हैं, राइट। अमेजोन एक ऐसा प्रोवाइडर है जो आपको पर सेकंड की बिलिंग भी देता है, अगर आप करना चाहते हो। तो अगर आपने कहा जी मैंने 30 सेकंड आपका सर्वर यूज किया, सो यू हैव टू पे ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, आपको पूरे 1 मिनट के पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। सो यू कैन इमेजिन हाउ कॉस्ट ऑप्टिमाइज इट इज नाउ। तो कंसेप्ट सही। यहां पर आता है, सबसे पहली चीज आपकी कॉस्ट का। सेकेंड थिंग इज, मैंने कल भी बताया था कि जैसे आपका एक डेटा सेंटर है लेट्स से, राइट, और ये डेटा सेंटर मान लीजिए आपका मुंबई में है। अब मुंबई का डेटा सेंटर आपका, मान लीजिए इसमें आ जाती है बाढ़, आ जाती है या कोई ऐसी नेचुरल क्लेमिटी आ जाती है जिसकी वजह से ये डेटा सेंटर का ऑपरेशन कंप्लीटली बैठ जाता है। तो उस केस में आपके पास एक से ज्यादा डेटा सेंटर्स भी होने मस्ट हैं। अगर वो डेटा सही। सेंटर्स आपके पास नहीं है, देन you will be in trouble, sir. So that is again a fact of availability. So I mean to say कि if I have 100 servers, so that don't mean कि मेरे को 100 सर्वर ही लगाने हैं। I actually need 10 into 100 into 3 because I have 3 data centers, right? तो मुझे 300 सर्वर परचेज करने पड़ेंगे। एंड आई रफली से कि भाई अगर एक सर्वर के ऊपर मुझे 10 से 15 लाख का खर्चा बैठता है, तो भैया मल्टीप्लाई कर लो 300 से। तो सही बात है, ये फॉर अ तो 50-100 करोड़ हो जाएगा। ऊपर ही जाएगा। एंड फॉर अ नॉन आईटी कंपनी इट्स एन एक्सपेंसिव। भाई अगर एक कंपनी है वो जूता बनाती है, राइट, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नाइकी की बात करता हूँ, राइट, स्पोर्ट्स वेयर बनाती है, जूते बनाती है वो अपने। अब वो आप अपने आईटी के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगा, उससे बेहतर वो 100 करोड़ रुपए अपनी प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करेगा, ताकि वो उसको और सही बात ऑप्टिमाइज कर सके और अच्छी उसमें इनोवेशन और रिसर्च ला सके। तो हमेशा से सही। एक ऑर्गेनाइजेशंस में आईटी एक लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट हुई है। लोग आईटी वालों को और आईटी को हमेशा लाइबिलिटी के फॉर्म में देखते आए हैं। तो और रीजन ही आईटी यही वाले है। को मजबूत समझते एग्जैक्टली। सो द रीजन इज कि इस चीजों को कैसे रिड्यूस किया जाए, तो इसका कंसेप्ट बनाया गया क्लाउड का। नाउ कमिंग टू द क्लाउड पॉइंट, जब भी हम क्लाउड की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है कि जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं,
अपने प्रोडक्ट को पिच करने। देखिए मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रियल लाइफ सिनेरियो की बातें। मैं हम्म, आपको वो चीज़ें हम्म, नहीं बता रहा हूँ जो चीज़ें आपको किताबों में दिख मिलती हैं या आर्टिकल्स में मिलती हैं या यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स अपने एंड पे ये बातें बोलते हैं। मैं आपको वो बातें बताता हूँ जो चीज़ें हम लोग रियल लाइफ सिनेरियो में डेली हैंडल करते हैं। होता क्या सही। है कि जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं और उस कस्टमर से कहते हैं कि भाई अभी आप किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, और वो कहता है कि मैं वर्चुअलाइजेशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो हम उसको बोलते हैं कि आप क्लाउड पे मूव हो जाइए। तो वो कहता है जी हम्म, क्लाउड पे मूव क्यों हो जाऊं मैं? तो हम उसको हम्म, बताते हैं कि जी ऐसा है कि क्लाउड पे मूव होने में आपको ये बेनिफिट है, ये है। तो वो पूछता, वो हमसे कहता है अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि क्लाउड पे मैं मूव हो जाऊंगा, दैट इज कम्प्लीटली फाइन, बट हाउ एक्चुअली इट गोइंग टू हेल्प मी? सो हमारा काम हम्म, होता है उसको सोल्यूशनिंग देना, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू दैट। क्योंकि जब आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे तो आप किसी को ही बेटर सोल्यूशनिंग दे पाओगे, अदरवाइज आप किसी को क्या? सोल्यूशनिंग दे ही नहीं पाओगे, राइट? तो जस्ट सही है। जस्ट एन एग्जांपल, मैं अगर एक काम करता हूँ, ओके, तो जस्ट एन एग्जांपल, मैं अगर एक काम करता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाता हूँ कि मेजरली जब आप क्लाउड पे जाते हो, सो आपको यहाँ पे 3 तरीके के क्लाउड ऑफर होते हैं, ठीक हम्म, है? लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लाउड का एक ओवरव्यू दिखाता हूँ कि पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हम्म, हाइब्रिड क्लाउड। हम्म, अब ये पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड का कंसेप्ट क्या है, पहले तो इस चीज को समझने की जरूरत है। जब मैं बात करते हैं हम लोग पब्लिक क्लाउड की, राइट? सो पब्लिक क्लाउड इज समथिंग जहां पे आपकी मशीन एक कॉमन डेटा सेंटर के कॉमन सर्वर के अंदर होती है। अब इट माइट सीम्स यू मतलब डिफिकल्ट, मैं वो बताता हूँ, एक बता रहा हूँ। मिनट। हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं, ये जो बोला कि पब्लिक क्लाउड कॉमन डेटा सेंटर के अंदर, मतलब थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, दो बता तीन बता ओवरलैप कर बता रहा हूँ, गया। बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका, मैं पहले आपको ना डेटा सेंटर दिखाता हूँ। One second. ओके, तो जैसे आप देख सकते हो ये डेटा सेंटर है, ठीक है? अब ये डेटा सेंटर में आप ये देख रहे हो, ये चीज, ये दिस, ये जो देख रहे हो आप, ये जो रैक जैसे बने हैं, इनको हम बोलते हैं टावर्स। क्लियर तो नहीं दिख रहा, बट हम एज्यूम कर सकते हैं क्लियर नहीं दिख रहा है, एकदम अभी ठीक है, नेगेटिव जैसा दिख रहा है। अभी ठीक है। हाँ, आप ठीक है। आगे आगे। सो बेसिकली ये जो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज, ये जो बड़े बड़े रैक जैसे बने हैं, राइट, हम्म। दीज आर टावर्स। ये हमारे टावर्स होते हैं, टावर्स। टावर्स होते हैं, ठीक है? और इनके अंदर, इनको आप रैक भी बोलते हो बॉस, बेसिकली इन रैक्स टावर के अंदर ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज, ये सर्वर्स लगे, ठीक है? ये रैक माउंट सर्वर्स है सारे। और ये जो सर्वर्स लगे हैं, इन सर्वर्स के अंदर वर्चुअल मशीनें बनी है, अच्छा। राइट? क्योंकि क्लाउड वाले भी वर्चुअलाइजेशन ही यूज कर रहे हैं, बट द फैक्ट इज कि वो कूलिंग से लेके, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, नेटवर्क से लेके, हार्डवेयर से लेके, ओएस से लेके, जितनी भी चीजें हैं उन्हें वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट वे में समझाता हूँ आपको पहले कि मैनेजेबिलिटी का फंक्शन क्या होता है। देखिए, ये एक पिक्चर है, पिक्चर दिख रहा है? तो उसको जूम करता हाँ, हूँ, थोड़ा जूम, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा जूम प्लेटफॉर्म करता हूँ, ओके। सॉफ्टवेयर, या। तो अभी थोड़ा साइड में रखो इसको, अभी इसका मैं डिफरेंस आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये देखो कि यहाँ पे नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर हार्डवेयर, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, राइट? ये जो लेयर है, इतनी लेयर, ये आप देख रहे हो ना, ये लेयर आपका क्लाउड वेंडर खुद ही मैनेज कर रहा है।
यानी कि ना आपको सर्वर रूम लगाने की जरूरत है, ना ही आपको स्टोरेज के लिए कोई पर्टिकुलर सैन सर्वर या कोई हार्ड एडिशनल हार्ड डिस्क या कुछ भी ऐसा लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको हार्डवेयर को लेके वरी होना है, ना ही आपको वर्चुअलाइजेशन को लेके परेशान होना है, और ना ही आपको आपकी वर्चुअल मशीन्स को लेके परेशान होना है। तो आप देख रहे हो ना, इतना जो ये ऑपरेशनल पार्ट है ये खुद ही वेंडर देख रहा है, राइट। और अगर आप सब इन तीनों मॉडल में देखोगे तो इन तीनों में एटलीस्ट इतना पार्ट तो आपके हर वेंडर देख ही रहा है। अब बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें भी अलग अलग डिफरेंस होते हैं, जैसे इंफ्रा, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। अब जैसे आप अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जीमेल है, राइट। अब जीमेल क्या एक ईमेल सर्विस है, राइट। अब वो ईमेल सर्विस आप यूज करते हो तो उस ईमेल सर्विस के लिए वो ईमेल सर्विस भी किसी ना किसी सर्वर पे एज एप्लीकेशन चल रही होगी। हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि वो बैकएंड में कोई मैसेजिंग सर्वर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो वो सर्वर मैनेज करने की जरूरत नहीं है ना, ना ही आपको वो एप्लीकेशन मैनेज करने की जरूरत है, और ना ही आप बाकी चीजें यूज कर रहे हो। आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो ऑनलाइन। एंड दिस सेम अप्लाइज टू ओवर एवरी सर्विस प्रोवाइडेड ओवर द इंटरनेट। अगर आप यूट्यूब की बात करो, आप फेसबुक की बात करो, या आप किसी भी ऐसी प्लेटफॉर्म की बात करो जिसको आप बस ब्राउजर पे जाते हो, लॉग इन करते हो और यूज करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो सारी की सारी सर्विसेज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के ही राइट्स हैं। बैकएंड में क्या चल रहा है आपको उससे मतलब ही नहीं है। तो देखा जाए तो ये भी एक क्लाउड है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का O365, जिसको आप M365 बोलते हो, अगर आप बोल लेते हो तो वो भी तो आपका सॉफ्टवेयर सर्विस ही तो है भाई। जो आपका पहले ऑन प्रेमिसेस पे एक्सचेंज, शेयर पॉइंट और टीम और आपका लिंक सर्वर चलते थे, आज वो क्लाउड पे एज सॉफ्टवेयर आ गए, राइट। तो ना आपको सर्वर मैनेज करना, ना डेटाबेस मैनेज करने, ना ही आपको कोई कनेक्टर मैनेज करने, ना ही आपको कोई राउटिंग मैनेज करनी है। सब कुछ आपका एक्सचेंज खुद ही कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है कि जिसमें आपको एप्लीकेशन तो मिल जाती है, लेकिन वो एप्लीकेशन आपके ऊपर होता है कि आप उस एप्लीकेशन को कैसे डिप्लॉय कर रहे हो, राइट। अब मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल दूंगा तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, बट देयर इज अ टेक्नोलॉजी इन मार्केट वी कॉल्ड एज अ कंटेनराइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉकर, कुबरनेटीज। आई डोंट नो आपने इस टर्म को कभी सुना है, नहीं सुना है। नहीं सुना है तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये एक तरीके का इन्वायरमेंट है जिसमें आप अपनी वर्चुअल मशीन जैसे बनाते हो, वैसे ही आप अपने कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो और उन कंटेनर्स के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, लेट्स से आपको आईआईएस इंस्टॉल करना है, या आपको कोई वेब सर्वर इंस्टॉल करना है, तो वो वेब सर्वर इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई ओएस की जरूरत नहीं है। आपको एक कंटेनर मिल गया, आप उस कंटेनर के अंदर जाइए और अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए, राइट। तो कंटेनर क्या है, छोटा सा मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप है। तो वो उस तरीके की सर्विसेज जो हैं वो बोली जाती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट, बट आपको अवेयरनेस के लिए पता होना चाहिए। एंड थर्ड जो सबसे टॉप नॉच सर्विसेज को बोलते हैं हम लोग इंफ्रा एज अ सर्विस, जिसके अंदर आपका अजोर, AWS, GCP, ये सारे टेक्नोलॉजीज आती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने या अमेजोन ने या गूगल ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बैकएंड में अपने वो सारी मशीन्स और सारा सब कुछ नेटवर्क वो मैनेज कर रहे हैं, एंड दे लेट यू टू मैनेज दो सर्विसेज इन योर ओन वे। कि लेट्स से अगर मैंने कहा जी मेरे को दो वर्चुअल मशीनें बनानी है, और मैं चाहता हूं कि वो दो वर्चुअल मशीनें एक पर्टिकुलर लैन कार्ड के थ्रू कनेक्ट हो, वो दोनों इंटरनेट से कनेक्ट ना होकर लोकली कनेक्ट हो, राइट। तो इस सिचुएशन में आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी कॉन्फ़िगरेशन खुद से करनी है, ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगता है। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि थोड़ी देर के लिए, कि मान लीजिए ये आपका एक अजोर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आपका अजोर का प्लेटफॉर्म है, और माइक्रोसॉफ्ट ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि भैया अपना इस प्लेटफॉर्म, आपका ये प्लेटफॉर्म है, अब आप यहाँ पे जाइए और अपना काम आप करिए।
उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर आपको, आप अब आपके पास आपने क्या किया, अपना यहाँ पर एक दो वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करी। ठीक है, लेट्स से दिस VM1 एंड दिस वन इज VM2। ठीक है भाई, दो वीएम आपने कनेक्ट कर ली। अब इन दोनों वीएम्स को आपको कनेक्ट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपने, आपका यूजर यहाँ बैठा है, लेट्स से दिस इज योर यूजर, और अगर आपका यूजर इन वीएम्स को कनेक्ट करना चाहता है तो वो बाय डिफॉल्ट आपका इनकी आईपी के ऊपर कनेक्ट करेगा, जो भी आईपी होगी इनके ऊपर, मेनली ऐसे ही होता है, राइट। बट यू वांट कि भाई हाँ। मेरे जो VM1 है वो एक्सेस केवल VM2 से हो, तो आपने क्या किया, यहाँ पर एक कनेक्शन बना दिया VM1 और VM2 के बीच में, और यूजर को आपने लॉगिन करवाया VM2 के ऊपर। सो अब जो ये सेटअप आपने अपने एंड पे बनाया है ना, ये सेटअप, ये पूरा, ये ये आपने अपने अकॉर्डिंग बनाया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको इस लेवल तक, यानी कि अगर मैं वापस अपने पिक्चर में जाऊं, तो माइक्रोसॉफ्ट ने आपको इस लेवल के ऊपर की पूरी आपको दे दी कि भैया सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन, डेटाबेसेस, रन टाइम, एप्लीकेशन आप खुद अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो। तो देखा जाए तो हमने सिक्योरिटी और इंटीग्रेशन अभी खुद किया, हमने अपनी अपनी मशीन को सिक्योर बनाया कि भाई कोई भी इंटरनेट यूजर बाहर से VM1 को एक्सेस ना करे, वो VM2 को एक्सेस करे, एंड देन VM2 के अंदर से वो RDP करे VM1 को, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन में आप अपनी सिक्योरिटी खुद डिफाइन कर रहे हो, मतलब इट्स लाइक अ प्ले ग्राउंड फॉर यू, कि जहां पर आपको जमीन मिल गई, अब आप उसके ऊपर मकान बनाओ, बंगला बनाओ, घर बनाओ, मॉल बनाओ, वो आपके ऊपर है, राइट। उन चीजों का जो बेस है, जो फंडामेंटल है, वो कस्टमर मैनेज कर रहा है। यानी कि अगर आप इस यूजर को लॉगिन करवा रहे हो इस VM02 के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में बहुत सारे इंटरनेट के डिवाइसेस होंगे, यहाँ राउटर होगा, फायरवॉल होगी, लोड बैलेंसर्स होंगे, तो ये सब आपको मैनेज नहीं कर रहे हैं, ये आपका क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज कर रहा है, राइट। अगर ये लोड बैलेंसर है, ये लोड बैलेंसर मान लो खराब हो जाता है, तो इसकी जगह पे दूसरा लोड बैलेंसर लगाना है, ये आपको नहीं करना है, ये आपका क्लाउड प्रोवाइडर कर रहा है। तो देखा जाए तो आप किसी एक चीज के पैसे नहीं दे रहे हो, आप पूरे इंफ्रा को मैनेज कर रहे हो पर आवर के बिलिंग या पर मिनट की बिलिंग के हिसाब से, विच इज अच्छा। वे चीपर। भाई अगर आप इस चीज को ऐसे समझो कि आज आपके घर में एक एक RO लगा है, पानी की मशीन, पानी फिल्टर करने वाली, और वो मशीन खराब हो जाती है, ठीक है। आपने कहा जी, आपने बुलाया किसी RO रिपेयर, पहले तो आपकी मशीन खराब हो गई तो आपके पास इमीडिएटली आपकी सप्लाई रुक जाएगी, आप किसी को बुलाओगे, वो आएगा आदमी, वो आएगा, आप उसको फोन करोगे, वो कहेगा जी मैं कल आऊंगा, आप कहोगे नहीं आ जाओ, कहेगा शाम को आऊंगा, ठीक है, शाम तक आप उसका इंतजार कर रहे हो, वो आया, आने के बाद उसने कहा जी आपकी तो ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, इतना खर्चा आएगा 3,000 रुपए का। अब भैया आपके पास तो पानी ही नहीं है, आप तो लोगे भैया, लाओ, राइट। तो देखा जाए तो ये सस्ता पड़ा आपको, कि अगर आपसे कोई कहे कि जी कोई बात नहीं, आपको रोज की 20 लीटर पानी चाहिए, मैं आपको बोतल दे देता हूँ ला के, 10 रुपए लूंगा, तो देखा जाए तो बॉटल आपको सस्ती पड़ रही है, क्योंकि सही बात। वो अपने यहाँ से मशीन लगा रखी है उसने अपने यहाँ, वो अपने यहाँ फिल्टरिंग कर रहा है, वो अपने यहाँ पानी को गर्म कर रहा है, साफ कर रहा है, उसको उसको बैक्टीरिया फ्री कर रहा है, उसमें जो भी प्रोसेस होता है वो सब वो अपने एंड पे कर रहा है, और वो पैक करके आपको पहुंचा भी रहा है, एंड ही जस्ट चार्जिंग यू 10 रुपीज और 20 रुपीज फॉर वन बॉटल। तो अगर आप इसको कॉस्टिंग वाइज देखोगे, तो एक महीने में अगर आप पर डे एक बोतल भी लेते हो तो आप ओनली 600 रुपए का ही आपका खर्चा है, राइट। सही बात है। लेकिन अगर आप इसको अपने RO के अकॉर्डिंग देखो कि जी मेरे पास RO लगा है, मैं उसकी कॉस्टिंग के हिसाब से देख रहा हूँ, तो महंगी है, क्योंकि RO वाला तो आएगा तो एक बार में 1,000 3,000 रुपए तो ले ही जाएगा आपसे। So this is how cloud works. So everything which comes between you and your resources are completely managed by the cloud service provider, right? And it is something which is completely transparent. आपको कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग इज अपियरिंग एज अ सॉफ्टवेयर टू यू। अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे लोड बैलेंसर्स दिखते हैं, आपको लोड बैलेंसर एक एज एन एप्लीकेशन दिखेगा, although you have to put your instructions कि whenever I receive traffic from this particular name or this particular value, so this should be redirected to this particular machine। तो आपको बस वही इंस्ट्रक्शन देने हैं, बाकी वो बैकएंड में कितने लोड बैलेंसर लगे हैं, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको लिंक होती नहीं है।
to see how mm, easy and convenient it is now, right? So this is how the cloud yes. technology really works. Okay, Mm, now moving ahead and discuss about